नमस्कार। स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में। यहाँ पर आप लोगों के बीच मैं उत्तराखंड विषय को लेकर आया हूँ, जो कि उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी विषय की शुरुआत की जाती है उसके इतिहास से, और उत्तराखंड के इतिहास को जानने से पहले हमें थोड़ा सा यह जान लेना चाहिए कि आखिर इतिहास होता क्या है। अगर मैं साधारण शब्दों में इतिहास की परिभाषा दूं तो हम कह सकते हैं कि भूतकाल में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। पर यह परिभाषा अभी पूरी नहीं है, इसमें एक शब्द की कमी है, क्योंकि भूतकाल में बहुत सी घटनाएं भी हैं, बहुत सी घटनाएं महत्वपूर्ण भी हैं जो हमें कहानियों से पता लगती हैं। पर इनमें से कुछ कहानियां आपकी कल्पना मात्र हो सकती हैं या कुछ सच भी हो सकती हैं। अब वो इतिहास का हिस्सा हैं या फिर केवल कल्पना मात्र हैं, ये तय करते हैं उन घटनाओं के साक्ष्य, यानी कि जो शब्द जिसकी कमी थी वो शब्द है साक्ष्य। इसीलिए अगर मैं इतिहास को परिभाषित करूं तो मैं कहूंगा भूतकाल में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन जिनके कि हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। दूसरा, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्ट्री। अब हमें ये तो पता लग गया कि साक्ष्य हमें प्राग इतिहास में भी मिल रहे हैं, आद्य इतिहास में भी मिल रहे हैं और ऐतिहासिक काल में भी मिल रहे हैं। तो फिर इन तीनों में अंतर है क्या? अगर मैं इन तीनों में मूलभूत अंतर की बात करूं तो जहां प्राग ऐतिहासिक काल में मुझे लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, वहीं आद्य ऐतिहासिक काल में मुझे लिखित साक्ष्य मिलते तो हैं, परंतु इन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सकता। अर्थात वह काल जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। इस काल का सबसे बड़ा उदाहरण भारत के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बात ऐतिहासिक काल की तो यह वह काल है जहां पर साक्ष्य, लिखित साक्ष्य प्राप्त होते भी हैं और उन साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सकता है। यह इन तीनों का मूलभूत अंतर है। उत्तराखंड के संबंध में हम इन तीनों की ही बात करेंगे और सबसे पहली शुरुआत हम उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल से करेंगे। उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का इतिहास, अर्थात साधारण शब्दों में कहूं तो आदि मानव का इतिहास या मानव के प्रारंभिक चरण का इतिहास। हमें यही पता करना है कि क्या उत्तराखंड में आदि मानव कभी रहा था या नहीं, और इन साक्ष्यों का ही हम इस खंड में अध्ययन करेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन सी बातें हैं जो हमें यह बताती हैं कि उत्तराखंड में कभी आदि मानव का निवास था या नहीं। प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य अपनी भाषा को लिपि के तौर पे नहीं लिख सकता था, यानी कि वो लिखना नहीं जानता था, पर वो चित्र बनाना अवश्य जानता था, और इन्हीं चित्रों के द्वारा हमें उत्तराखंड के प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब वो चित्र उसने बनाए कहाँ? चट्टानों पर। जिन चट्टानों को वो आश्रय के रूप में, यानी कि बारिश तूफान आदि से बचने के लिए जिन चट्टानों को वो आश्रय लिया करता था, उन्हीं चट्टानों के आसपास अपने समय को व्यतीत करने के लिए वो कुछ चित्रों को बनाया करता था। इन्हीं चित्रों को उत्तराखंड के इतिहास में शैल चित्र के नाम से या शैलाश्रय के नाम से जाना गया। शैल का तात्पर्य हो गया चट्टान से, और आश्रय का तात्पर्य हो गया विश्राम करने या निवास करने की कोई जगह। अर्थात ऐसे आदि मानव के आश्रय जिनकी चट्टानों पर उसने कुछ चित्र बनाए, वही कहलाए उत्तराखंड के शैल चित्र या शैलाश्रयों पर बने चित्र। हमें प्राग ऐतिहासिक काल में पहले इन्हीं शैलाश्रयों के बारे में अध्ययन करना है, यानी यही शैलाश्रय हमें बताएंगे कि उत्तराखंड में आदि मानव का अस्तित्व था। शैलाश्रयों के अतिरिक्त
पाषाण उपकरण भी हमें आदि मानव के बारे में जानकारी देते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, और उपकरण यानी कि ऐसे औजार, ऐसे पत्थर के औजार जिनका यूज आदि मानव किसी पशु के शिकार के लिए किया करता था। धीरे धीरे इन पत्थरों में विविधता आई और उसने धीरे धीरे इन औजारों को और ज़्यादा हल्का तथा नुकीला बनाना शुरू किया। इसी आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल को एक अन्य नाम और देते हैं और इसे कहते हैं पाषाण काल या स्टोन एज। पहले मैं शैलाश्रयों की बात करूंगा और फिर इन पाषाण उपकरणों पर आऊँगा, और हम ये पता करेंगे कि उत्तराखंड में ये पाषाण उपकरण हमें किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में हमें आदि मानव द्वारा चित्रित शैलाश्रय कई स्थानों से प्राप्त होते हैं, पर मुख्यतः ये शैलाश्रय 3 जनपदों में केंद्रित है: अल्मोड़ा, चमोली तथा उत्तरकाशी। इस वीडियो में मैं अल्मोड़ा जिले के शैलाश्रयों की बात करूंगा। अल्मोड़ा जिले में देखा जाए तो निम्नलिखित आपको शैलाश्रय यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। इनके नाम आप पढ़ सकते हैं: लाखोड्यार, लुएथाप, फड़कानौली, पेटसाल, कालामाटी, कशार देवी। कशार देवी के पास ही जो शैलाश्रय है उसे ही आप कालामाटी कहते हैं, फलसीमा तथा मल्ला पैनाली। इनमें से अब एक एक करके जो इनमें से महत्वपूर्ण कुछ शैलाश्रय हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शैलाश्रय जो है वो है लाखोड्यार। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक काल की ये पहली खोज थी। पहली खोज यानी कि ऐसी पहली खोज जिसने हमें ये बताया कि उत्तराखंड में आदि मानव का अस्तित्व था। ये खोज एमपी जोशी के द्वारा की गई, और कब की गई? 1968 में, 1968 में। खोज करने का अर्थ ये नहीं है कि इससे पहले लोग इस शैलाश्रय के बारे में जानते नहीं थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के आसपास के लोगों को इस शैलाश्रय के बारे में पहले से पता था, और अधिकांश लोगों का ये कहना था कि ये जो गुफाएं हैं या ये जो शैलाश्रय हैं ये लाखों वर्ष पुराने हैं, और इसी आधार पर इनका नाम लखू उड्यार पड़ गया। हालांकि एमपी जोशी ने पहली बार पुरातात्विक नज़रिए से इनका अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि जो ये शैलाश्रय हैं ये प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो आपको मैं थोड़ा सा गूगल मैप की ओर ले जाना चाहूँगा। कुछ ऐसे अल्मोड़ा जिले में लखोड्यार है, आप देख सकते हैं। जो ये नदी बह रही है इसी नदी का नाम है शुयाल, यानी हम कह सकते हैं कि लाखोड्यार आपका शुयाल नदी के तट पर है। साथ ही साथ जो ये जगह है, ये स्थान है, ये कहलाता है बाड़े छीना, और जो ये मार्ग है इसे कहते हैं अल्मोड़ा बाड़े छीना मार्ग। आगे चलकर यही मार्ग आपका अल्मोड़ा पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पे कनेक्ट होता है। तो इसकी स्थिति अगर मैं कहूँगा तो बाड़े छीना के पास सुयाल नदी के तट पर आपका लखोड्यार अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो हमने इसकी स्थिति की बात करी, और जो हमने देखा अल्मोड़ा जनपद में बाड़े छीना के पास सुयाल, अगर मैं इसके आकार की बात करूं कि ये शैलाश्रय दिखता कैसा है तो कुछ इस तरीके का, और आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा थोड़ा आपको नागफनी की तरह आकार का दिखाई दे रहा है। इसीलिए पुरातत्ववेदाओं ने, इतिहासकारों ने कहा है कि जो लाखू उड्यार है उसका आकार नागफनी के जैसा है। इन शैलाश्रयों में आदि मानव ने विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया है, और ये चित्र कुछ इतने भव्य या आकर्षित करने वाले नहीं हैं। अब एक आदि मानव ज़्यादा से ज़्यादा क्या चित्र बना सकता था? कुछ रेखाएं उन्होंने यहाँ पे चित्र के रूप में खींची हुई हैं, और आपने आसपास की घटनाओं को दिखाने का प्रयास किया है। और जब उन चित्रों का अध्ययन पुरातत्ववेदाओं ने किया तो उन्होंने बताया कि ये लोग सामूहिक नृत्य कर रहे हैं, यानी कि उन चित्रों का अध्ययन करके उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी। कुछ इस तरीके के चित्र हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप देख रहे होंगे
ये हाथों में हाथ डाला हुआ है और इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो लाखों उड्यार की विषय वस्तु है वो आपका नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। और इन चित्रों में कैसे रंगों का प्रयोग किया गया है, तो गुलाबी, सिंदूरी, काला तथा सफ़ेद, इन रंगों का हमें प्रयोग मिलता है लाखों उड्यार गुफा में। कुल यहाँ पर 34 मानव आकृतियों को चित्रित करके दिखाया गया है। साथ ही 28 आकृतियों की पहचान पशु आकृतियों के रूप में हुई है। और ये पुरातत्वविदाओं द्वारा बस अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन मानव है और कौन पशु। अगर कुछ ऐसा चित्र मिल गया तो ये मानव का चित्र हो गया, और अगर कुछ ऐसा चित्र मिल गया तो एक पशु का चित्र हो गया। और इन्हीं अंदाज़ों के आधार पर जो एक गिनती सामने आती है, तो 34 प्रकार के जो चित्र हैं वो कुछ इस टाइप के हैं। इसीलिए कह दिया गया कि यहाँ पे 34 मानव आकृतियाँ हैं तथा 28 प्रकार के चित्र इस टाइप के हैं, तो इसीलिए कह दिया गया कि यहाँ पे आपकी 28 पशु आकृतियाँ हैं। अगली गुफा की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो यह है ल्वेथाप। ल्वे का अर्थ होता है खून और थाप का अर्थ होता है छापना। इसे यह नाम यहाँ पे प्रयोग किए गए एकदम चटक लाल रंग की वजह से मिला है। और यहाँ की जो विषय वस्तु है उसमें मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है, किसी पशु का शिकार करते हुए दिखाया गया है। साथ ही साथ जो लाखों उड्यार में देखने के लिए हमें नृत्य मंडली मिलती है, वही नृत्य मंडली हमें इस ल्वेथाप गुफा में भी मिलती है। अल्मोड़ा की लगभग अधिकांश गुफाओं में हमें नृत्य मंडली ही देखने को मिलती है। अगली गुफा की ओर मैं बढ़ूं तो यह है फड़का नौली। इस गुफा की खोज 1985 में 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा की गई। और इसी से ठीक 1 किलोमीटर दक्षिण में जो गुफा है उसका नाम है पेटसाल। और इस गुफा की भी खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की, परंतु 1989 में। इन गुफाओं से भी हमें वही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं जो कि आपको लाखों उड्यार और ल्वेथाप गुफाओं से देखने के लिए मिलती हैं। अगली गुफा है फलसीमा। यहाँ की विषय वस्तु में मानव को योग मुद्रा में दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पे चित्रित जो चित्र हैं उनसे पुरातत्वविदाओं ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ का मानव योग कर रहा है। तो हम कह देते हैं कि फलसीमा नामक स्थान से हमें आदि मानव के योग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और अंतिम में कशार देवी। कशार देवी की अगर मैं बात करूं तो काशाय या कश्यप पर्वत पर कशार देवी का मंदिर स्थित है। और यहीं आसपास हमें कुछ शैलाश्रय प्राप्त होते हैं और इन शैलाश्रयों में भी हमें नर्तक मंडली का जिक्र मिलता है। कुल मिला के यहाँ पर 14 नर्तकों का एक समूह मिलता है। यहीं पर जो शैलाश्रय है उसको एक अन्य नाम और दिया गया है जो कि है काला माटी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन काला माटी नाम से आ गया तो ये गुफा भी आपकी अल्मोड़ा में ही होगी। काला माटी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जो अधिकांश जो चित्र हैं उन पर एक काली सी परत सी चढ़ गई है, इसीलिए गुफा का नामकरण भी काला माटी हो गया है। बात अगर मैं इस कशार देवी की करूं या इस काशाय पर्वत की करूं तो काफ़ी फेमस इतिहास में कसार देवी का टेम्पल रहा है या फिर यह क्षेत्र रहा है। खास तौर पर यहाँ पाई जाने वाली वैन एलन बेल्ट रेडिएशन के कारण, ये एक तरीके का चुंबकीय रेडिएशन होता है जो कि विश्व में कुछ बहुत कम स्थानों में देखने के लिए मिलता है। जब नासा के द्वारा आपका कशार देवी वाले क्षेत्र में अध्ययन किया गया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर भी आपका वैन एलन बेल्ट रेडिएशन देखने के लिए मिलता है। वैन एलन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस रेडिएशन की खोज की थी और उन्हीं के नाम पर इस रेडिएशन का नाम वैन एलन बेल्ट रेडिएशन पड़ गया। कहा जाता है कि जिन स्थानों पर ये रेडिएशन पाया जाता है वहाँ पर जाकर कुछ अद्भुत सी शांति, मानसिक शांति का अनुभव होता है। विश्व में एक स्थान बहुत से कम है
और कषार देवी भी उनमें से एक स्थान है। इसी कारण बड़े बड़े विद्वान निरंतर आपका कषार देवी वाले क्षेत्र में आए हैं। जैसे कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं, विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर, साथ ही साथ कई संगीतकार, कई सितार वादक यहाँ पर समय समय पर कषार देवी के क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अध्ययन भी किया है। इसके अलावा जो कषार देवी का क्षेत्र है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन के लिए भी प्रसिद्ध है और ये आंदोलन है हिप्पी आंदोलन। 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आंदोलन चला था जिन्होंने जो आपकी परंपरागत संस्कृति थी उसका विरोध किया था। कुछ घटनाएं उस टाइम पे ऐसी हुई थी जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण, वियतनाम युद्ध, और इन्हीं सभी के प्रभाव में आकर जो आपका युवा वर्ग था उसने एक नए आंदोलन की शुरुआत की और ये था हिप्पी आंदोलन। इन लोगों की अवधारणा ये थी कि नशे आदि के जरिए कुल मिलाकर भगवान की प्राप्ति करना, यानी कि एक नेगेटिव सेंस में भगवान की प्राप्ति करना। उत्तराखंड में भी हिप्पी आंदोलन ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया और कुल मिला के उत्तराखंड का कषार देवी का क्षेत्र तथा ऋषिकेश वाला क्षेत्र इस हिप्पी आंदोलन के लिए प्रमुख स्थान साबित हुए। साथ ही साथ सिक्किम, गोवा जैसे स्थानों में भी ये हिप्पी आंदोलन भारत में चला। आज भी इस हिप्पी आंदोलन का प्रभाव हमें समाज और संस्कृति पर देखने के लिए मिलता है। इसी हिप्पी आंदोलन का जनक टिमोथी लियरी को माना जाता था जो कि कषार देवी वाले क्षेत्र में आए थे और इन्हीं के कारण जो वैन एलन बेल्ट है कषार देवी क्षेत्र की, उसे क्रैंक रिज के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं क्रैंक्स की तो इसे आप कह सकते हो सनक और रिज का मतलब चोटी। टिमोथी लियरी कुछ ऐसी सनक भरे कार्यकलाप वहाँ पे किया करते थे जिस कारण उन्हीं के नाम पर कषार देवी की जो ये चोटी है और उसका ये क्षेत्र है ये क्रैंक्स रिज के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्रैंक्स रिज कहाँ पर स्थित है तो ये उत्तराखंड के कषार देवी वाले क्षेत्र में स्थित है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चमोली जिले तथा उत्तरकाशी जिले के शैलाश्रयों की। धन्यवाद।